अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमें बराह रास्त इस वक्त 92 पर और इस प्रोग्राम जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। तो आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले शुभनामा आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो शुभनामे में सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल की, जिस पर हलचल मची हुई है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बयानात वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से भी आ रहे हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि बैंक पर हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा, यानी कि स्टेट बैंक हुकूमत के अंडर ही रहेगा, क्योंकि इस किस्म की बातें आ रही थी और वज़ारत ख़ज़ाना ने भी इसकी मुखालफत कर दी है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि अंदरूनी और बैरून मुल्क से कर्ज लेने और मालियाती पॉलिसी का इख्तियार स्टेट बैंक को मुंतकिल करना मंजूर नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी भी कबूल नहीं है, यानी कि स्टेट बैंक आपकी हुकूमत के अंडर ही रहेगा। IMF के सामने ये बात अब रखी जाए, यानी कि अब इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी मेरे ख्याल रिक्वेस्ट दी गई थी, तो वो गवर्नमेंट के अंदर मेरे ख्याल है बिकॉज इट्स दे वांट टू स्टेट अंडर कंट्रोल, सुपरविजन के अंडर, तो गवर्नमेंट के अंदर रहने में उसका ज्यादा भलाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत में हलचल मची हुई है और जो इन हाउस तब्दीली है ऑपोजिशन की, उसकी भी बातें सामने आ रही हैं। जैसे कि एक मुलाकात का भी जिक्र किया जा रहा है। कुछ जराए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ और जो PTM के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी मुलाकात जो है वो चंद रोज में मुतवक्के है और उनकी मुलाकात होने जा रही है। इसमें शहबाज शरीफ PTM सरबराह को इन हाउस तब्दीली पर आमादा करेंगे। आगे चलकर हम तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में इसकी, लेकिन जैसे कि हुकूमत की बात हो रही है तो इलेक्शन की बात भी कर लेते हैं। बल्दियाती इंतखाबात जो कि इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं तकरीबन अप्रैल में, और कहा यह जा रहा है अब कि ये इंतखाबात होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, यानी कि EVM से होंगे। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शली फराज ने कहा कि EVM के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से मुलाकातें हुई। तो मेरा ख्याल है EVM, अच्छा मुझे लगता है शायद बहुत सारा चैलेंज होगा EVM के थ्रू, बिकॉज सिंस एक तो पहली दफा उसको प्रैक्टिकली किया जाएगा उस पर, एंड देन अगेन बहुत सारे चैलेंजेस अभी हमारे जाहिर है ग्रीन लाइन भी शुरू हो गई है, तो वो चैलेंजेस तो होते हैं जब हम टेक्निकली कोई नई चीज शुरू करते हैं। तो बिल्कुल जब ये इंतखाबात होंगे तो पता लगेगा कि EVM कैसे साबित होती है। लेकिन जो वफाकी वजीर है शबली फराज, वो तो यही कह रहे हैं कि इससे काफी मदद मिलेगी शफाफ इंतखाबात कराने में। लेकिन ये तो जब इंतखाबात होंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह के इंतखाबात गुजरते हैं। खैर सियासत की बात हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, उनके भी कुछ बयानात सामने आए हैं मोदी सरकार के हवाले से। जो इंतहा पसंद सोच है, जो इंतहा पसंदी है, इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि BJP के इंतहा पसंद नजरिए के तहत भारत में अक़लियतों को हिंदुत्व ग्रुप की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खबरें भी सामने आ रही थी भारत से, और जो अक़लियतें हैं या मुसलमान हैं, तकरीबन 200 मिलियन मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए इंतहा पसंद हिंदुत्व इजलास पर मोदी सरकार की खामोशी सवालिया निशान है, उस पर सवाल पैदा होता है। तो इस पर भी आगे चलकर तफसीली बात करेंगे कि क्या BJP हुकूमत इंतहा पसंद हिंदुत्व इजलास की हिमायत करती है। अगर वो खामोश है तो इसका मतलब तो यही है कि वो इसकी हिमायत करती है, और जो जवाब ना देना भी तो एक साइन है, और लोग उस साइन को समझ पा रहे हैं कि व्हाई इजंट he saying or why isn't they saying anything about it। और एक और जैसे कि हम इस साने का जिक्र कल तो हमने तकरीबन पूरा प्रोग्राम ही इस पर किया था मरी के हवाले से, और उस पर अब तहकीकात होना भी बहुत जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी में जो जायद किराए हासिल किए जा रहे थे, इस पर हमने कल सेगमेंट भी किया और आपको दिखाया भी कि किस तरीके से लोग शिकायत कर रहे थे कि बहुत ज्यादा वहां पर किराए मांगे जा रहे थे। बिल्कुल मांगे जा रहे थे। प्राइसेस जो थी, जो रेगुलर थी, या उनसे जिस बात पे कमिटमेंट हुई थी या उन लोगों ने बुकिंग कराई थी, उससे तजावुज इख्तियार करके आसमान से बातें कर रही थी, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है। और सानिया, मरी की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने बाज़ाब्ता इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। तो इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, ताकि आइंदा हम ऐसे सानियात ना देखें। और लोग जब घूमने फिरने जाएं, लोग सयाहत के लिए जाएं, तो उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको उसी रेट पर जो कमरे हैं वो फराहम किए जाए, बजाय इसके कि उसका फायदा उठाया जाए उनकी मजबूरी का, और हजारों रुपए वसूल किए जाए। बिल्कुल, और इसकी हिमायत बहुत सारे लोगों ने की है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक पूरा मुल्की लेवल का हमारा एक सानिया था। लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने भी सानिया मरी की जो कमेटी है इंक्वायरी, उसका भी मुतालबा उन्होंने किया। बिल्कुल, और जो वजीर दाखिला हैं शेख रशीद, वो भी फैमिली जो मुतासरा फैमिली उनके घर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने ताज़ियत की और साथ अफसोस का इजहार किया। साथ ये भी कहा कि दुख की घड़ी में हम तमाम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। तो ये हमने देखा गुज़िश्ता रोज। और जैसा कि अब कराची का कुछ देर पहले माया जिक्र कर रही थी बसेस का, तो ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि अब तमाम की तमाम 80 बसें जो हैं वो रूट पर आ चुकी हैं। तो जो रोशनियों का शहर है, शहर कायद है,
कराची वाले हैं उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, तमाम बसों में वो ट्रैवल कर सकते हैं। जो किराया इसका बताया जा रहा है वो 15 रुपए से लेकर 55 रुपए तक है। हाँ, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि 15 रुपए के लोगों के लिए ना, सब मुसाफिरों के लिए 5 रुपए का सिक्का जो है वो बहुत हैवी हो जाता है जेबों में रखना, तो या तो उसको 10 कर दें या राउंड फिगर कर दें, 20 कर दें, तो वो 55 के बजाय 50 कर दें या 60 कर दें। तो वो लोग इस बारे में भी बात करें, 50 कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली लोग ऑब्वियसली 5 रुपए का सिक्का इज वेरी हैवी, तो एक आम आदमी के लिए वैसे ही जेब में रखना, पैसे डर होता है कहीं कट ही ना जाए, तो वो छल्ले वो होंगे जो कॉइन्स होंगे वो अपने आप में वेट रखते हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि ऐसी जो बसें हैं इस वक्त ऑन द रूट हैं, और जिसमें जो है वो तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर रात 10-12 बजे तक मेरा ख्याल है उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो डेफिनेटली सामने आएंगे, और आपको बताएंगे भी इसके डिटेल के हवाले से, बट इट्स अ गुड न्यूज़ ऑब्वियसली फॉर कराची आइट्स। और अब हम कोविड का जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि ओमिक्रॉन का खदशा जाहिर किया जा रहा था, केसेस में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क भर की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज 1649 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि सिंध खास तौर पर कराची में वायरस का फैलाव बहुत तेज बताया जा रहा है, और जो शरह है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। इस वक्त नंबर 1 पर कराची चल रहा है जहां पर सबसे ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसमें तो आप लोगों को एहतियात करना बहुत जरूरी है। और जो सरबराह कोरोना टास्क फोर्स है डॉक्टर अताउर रहमान, उन्होंने भी कहा है कि तालीमी इदारे जो आपके शादी हॉल्स हैं इन सबको बंद करने का उन्होंने मुतालबा किया। पब्लिक प्लेसेस हैं, शादी हॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, इसके हवाले से बहुत है, क्योंकि अब इस वक्त आम आदमी तक की खबर थैंक्स टू द टीवी चैनल्स एंड न्यूज चैनल्स के सही वक्त पे सही खबर पहुंच जाती है, और हम आपको कोशिश करते हैं सबसे पहले ब्रेक करें, क्योंकि ये खबर पहुंचना बहुत जरूरी थी। और अब तालीमी इदारों के बारे में एक बार फिर पाबंदियां लगने जा रही हैं। बिल्कुल शाहजेब, मुझे भी यही लग रहा है कि फिर लेकिन इस पर हम बात करेंगे आज, और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई पाबंदियां लगने जा रही हैं, या आप लोगों को सिर्फ एहतियात का कहा जाएगा, वैक्सीन का कहा जाएगा, और किसी किस्म के लॉकडाउन नहीं होगा और पाबंदियां इतनी ज्यादा सख्त नहीं की जाएंगी। इस पर आगे चलकर हम तफसीली बात जरूर करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसे कि हमने सुबहनामा में सबसे पहले जिक्र किया था, पॉलिटिकल जो खबरें आजकल चल रही हैं, हलचल मची हुई है सियासत में, तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है। इन हाउस तब्दीली की बातें सामने आ रही हैं, और साथ एक पॉलिटिकल खबर यह भी है कि जो आपके बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने पर भी जो कहा गया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे, तो उसकी क्या तैयारियां हो रही हैं और दीगर पहलू भी हैं सियासी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन, उनसे बात करेंगे। सर खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, इन हाउस तब्दीली सबसे पहले तो उसकी बात हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी मुतवक्के, तो ये एक तो ये बताएगा कि कब मुतवक्के। हम सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि ये मीटिंग जो होगी कब होगी और इसका एजेंडा क्या होगा? क्या एजेंडा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे जरूरी इस वक्त ये है पाकिस्तान की इज्जत से लेकर गरीब की रोटी तक सारी चीजें छिन गई हैं। एक एक दिन जो है ये मौजूदा हुकूमत का भारी है, वो कभी मरी के वाकयात की सूरत में और कभी दूसरे बैड गवर्नेंस हो या मिस हैंडलिंग ऑफ इश्यूज हो, और उसके बाद इसी सिलसिले में ऑपोजिशन एक जॉइंट ऑपोजिशन के तौर पर कोई आईनी रास्ता निकाल कर इनको घर भेजना चाहती है, और एक नए इंतखाब का रास्ता हम बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इमरान हटाना नहीं है, बल्कि बड़ा मकसद है इससे वो सोच को ख़त्म करना है जो कि वोट से ना हुकूमत बनने देता है और ना वोट की इज्जत होने देता है। सो हम एक ऐसा इंतखाब चाहते हैं जिसमें वोट जिसको डाला जाए उसी का निकले और वोट से ही हुकूमत बने, और जिसकी हुकूमत बने उसके पास यार भी हो हुकूमत चलाने का। अच्छा, तलाल चौधरी साहब ये बताइए, तो इसका मतलब है कि पीडीएम एक दफा फिर जो है वो खट्टी होने जा रही है, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक बार फिर जो है वो क्या साथ काम करेंगे, ऐसा है? देखिए, पार्लियामेंट के लेवल पर तो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून काम इसलिए भी कर रही है कि वहां हम अपोजिशन लीडर हैं बड़ी जमात होने के नाते, और छोटी जमातों को हम ऑन बोर्ड लेते रहते हैं इश्यूज के हवाले से। और अब दोबारा इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है पीडीएम का हिस्सा बनना। हर जेन्युइन अपोजिशन की जो जमात है जो अपने आप को जेन्युइन ऑपोजिशन बताना चाहती है, उसको पीडीएम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि पीडीएम ही लोग समझते हैं कि अवाम की जो इस वक्त हालात हैं और उसकी तर्जमान है। सो पीडीएम का हिस्सा अगर पीपल्स पार्टी बनेगी तो पीपल्स पार्टी को इसका सियासी फायदा होगा, वरना पहले जो जब से हुए उन्हें बहुत सारा सियासी नुकसान हुआ है।
अच्छा तलाल साहब, इसके साथ हमें ये भी बताएं, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं तो हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बातें हो रही हैं, अब तो तैयारियां भी हो रही हैं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, आप लोग इसकी हिमायत करेंगे? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन को पहले इस पे पोजीशन लेनी पड़ेगी, और अगर ईवीएम जो है वो दुनिया भर में जब रद्द कर दी गई है, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ईवीएम मशीन बनेगी जिससे वोट का तकद्दस जो है वो पामाल नहीं होगा और वोट की सिक्रेसी जो है वो पामाल नहीं होगी। सो अगर ये दो चीजें पामाल नहीं होती, और ऐसी मशीन कोई आसमान से क्या उतरेगी जो दुनिया में पहले तो नहीं आज तक बनी, तो उस पर अगर इंतखाब करवाना है तो फिर तो इसमें कोई सोचा जा सकता है, मगर ये मुमकिन नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन को पोजीशन लेना पड़ेगी कि वोट के तकद्दस की पामाली किस तरह रुक सकती है, क्योंकि हुकूमत तो चाहती है और हुकूमत बहाने बना रही है। हुकूमत से एक टेस्टिंग के लिए मशीनें चंद एक मांगी थी एक बाय इलेक्शन में, वो तो दी नहीं गई, और इतने बड़े इलेक्शन में ये कहां से मशीनें लेकर आएंगे। एक्चुअली ये बल्दियाती इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहते, केपीके के बाद इन्हें शिकस्त हर तरफ नजर आ रही है। अच्छा तराज साहब, अच्छा ये बताइएगा कि IMF और इस वक्त स्टेट बैंक का मामला काफी गर्म है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक न्यूज में भी इसकी बहुत ज्यादा जो हेडलाइंस में भी आ रहा है, लेकिन स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल, और इससे अगर देखें तो अगर IMF की रास्त स्टेट बैंक में मुदाखलत हुई, इससे कारोबारी तबके पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा तो ये अहम सवाल है कि बिजनेस सेक्टर में क्या असर होगा इसका। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नारे तो ये लगाए गए थे कि 200 अरब बाहर से आएंगे, 100 अरब दुनिया के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब अवाम पर लगाएंगे। पता ये चला कि 6 अरब लिए हैं और पूरे का पूरा स्टेट बैंक जो है वो IMF के मुंह पे मार दिया है, वो सारा स्टेट बैंक ही ले गए हैं। सो मेरा ख्याल है एक किस्म का वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो उसकी आगाज है वो एजेंडे के मुताबिक इमरान खान ने कर दिया जिस काम के लिए वो आए हुए हैं, और ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरनाक है कि अगर बैरून मुल्क अदारों का कंट्रोल पाकिस्तान की स्टेट बैंक पे हो तो इसके डेफिनेटली वही पॉलिसियां बनेगी जो दुनिया को फायदा देंगी, पाकिस्तानी या पाकिस्तान बिजनेसमैन को फायदा देने के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी। सो हम तो इसकी मुखालफत करते रहे और करते रहेंगे। अच्छा तलाल साहब, इसके साथ हमें ये भी बता दें प्रोग्राम में कि हमने सर देखा मिनी बजट आया और महंगाई का तूफान लेकर आया, अवाम परेशान हो गए, बच्चों के दूध से लेकर जो जितनी भी अशिया थी सब तकरीबन महंगी हो गई हैं। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत नाकाम नजर क्यों आ रही है महंगाई को काबू करने में? देखिए, सबसे पहली तो बात है इनके पास टीम ही नहीं थी। जो 3.5 साल में 4 वजीर खजाना जो हुकूमत बदल ले, जो इतने ही सेक्रेटरी खजाना बदल ले, इससे जायद FBR के चेयरमैन बदल ले, और उसके बाद गवर्नर्स के लिए अगर जिनके पास बुजदार हो तो वहां कीमतें कंट्रोल नहीं रह सकती, ना पॉलिसी ठीक है, ना इम्प्लीमेंटेशन है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। सो ये 2 किस्म की नाकामी है, एक तो टीम की ना होना, फिर उसके बाद पॉलिसीज वाजे ना होना, तीसरा आप इनको नाअहल और नलायकों को मुल्क चलाना आता ही नहीं है, और उसके बाद रहे से ऐसे ओहदों पर बुजदार जैसे लोग लगा दिए जाते जो इंतहाई अहम है। सो इस वक्त तो हर शाख पे बुजदार बैठा है, अंजामे गुलिस्ता न जाने क्या होगा। हमें तो खौफ है कि वो 70 साल में तो आटा 35 का हुआ था, कहते हैं बड़ी गलत और हुकूमतें आई हैं, बड़ी बददियानत थी, मगर आटा 35 का 70 साल में, और इनके 3 साल में आज 80 रुपए का है। चीनी देख लें, घी देख लें, किस किस की बात करूं, बिजली गैस देख लें। सो ये इमरान खान की टीम की उनकी ये नाकामी है, ये नाहिली, नालायकी और ये एक झूठ पर मबनी जो प्रोपेगेंडा किया गया था उसकी ये सारे असरात हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन किया
और अपना मौक़िफ़ पेश किया। सर बहुत शुक्रिया। आप आगे चलें और बिल्कुल आगे चलकर चलते हैं शाहज़ेब, कुछ बहुत जरूरी है बात करना। बिल्कुल बात करना बहुत जरूरी है और साथ साथ ये सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं और ऑब्वियसली इजलास भी हमने कल जो इमरजेंसी पर हुआ उस पर देखा। बहुत सारी बातें हैं जो हम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमें शाहज़ेब और वो है इस वक्त कोरोना केसेस के बढ़ने की जो तादाद है ना, वो इस वक्त बहुत स्कैरी सिचुएशन हो चुकी है। इस वक्त जो है हमें इस पर बात करना बेहद जरूरी हो चुका है। अब मुस्बत केसेस की शरह में दिन ब दिन हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, खासतौर पर कराची में बहुत ज्यादा फैल रहा है। शरह में हम देखा कि सबसे टॉप पर इस वक्त कराची है। तो क्या वजूहात हैं कि कराची में इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, और क्या वाकई हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? कुछ क्या हो सकता है, क्या हैं? करना चाहिए, क्या चीज हमने करना शुरू की जिससे हम कंट्रोल में आ गए थे, क्या चीज अब हम नहीं कर रहे जो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने, हर रोज हो रहा है, फिर हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। और वैक्सीन भी हमने अब तो बहुत बड़ी तादाद में लगा दी है तकरीबन लोगों को, उसके बावजूद केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है? तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें शो में आज ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशाद साहिबा ने। नौशाद साहिबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो मैम यही बताइएगा कि केसेस जो बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है और अब बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है खासतौर पर कराची में। मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जानना चाहता हूं कि अगर सिर्फ जनवरी की बात करें 2022 की, तो जनवरी के 10-11 दिनों में तकरीबन केसेस में कितना इजाफा हुआ है? करेक्ट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो ये हमारा जनवरी से पहले आपने देखा होगा कि हमारा पॉजिटिविटी रेशियो पूरे मुल्क का जो है वो 1% से भी नीचे था, 0.6, 0.7। उसके बाद ये जब से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट गो के ये जिस वक्त पाकिस्तान में पहुंचा है, उस वक्त इससे पहले वो दुनिया के 100 ममालिक में पहुंच चुका था और बाज़ ममालिक में बड़ी तबाही फैला चुका हुआ था। उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि हुकूमत की जो पॉलिसीज थी एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो चेक एंड बैलेंस की और जो विजिलेंस थी, उसकी वजह से हम इसको काफ़ी हद तक डिले करने में कामयाब हो गए थे। हालांकि पहले दिन ही वार्न कर दिया गया था कि हम इसको डिले कर सकते हैं, आने से रोक नहीं सकते। इसने इवेंचुअली ये रेस्पिरेटरी वायरसेस जो होते हैं इनको इन्होंने आना ही था। बिल्कुल। तो इसमें ज़ाहिर कराची में जो ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं वहां पर 9% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेशियो इस वक्त हो गया हुआ है। तो उसकी वजह यही है कि मैं समझती हूँ कराची में एक तो वैक्सीनेशन जो है वो शायद सिर्फ 40% पॉपुलेशन तक पहुंच सके हैं, और दूसरी बात ये कि कराची चूंकि एक बड़ा शहर है, बड़ी आबादी वाला शहर है, और वहाँ की जो आबादियां हैं वो बड़ी कंजेस्टेड और मुस्लिम एरियाज जो वहाँ के हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, वो बड़ी क्लोज स्पेसेस हैं। वहाँ पे आपको जिस तरह पता है कि अपार्टमेंट लाइफ्स हैं और छोटी छोटी कॉलोनीज जो है जहाँ पे साथ साथ लोग रहते हैं, तो जहाँ भी इस तरह से क्राउडिंग होगी वहाँ पर ये वायरस जो है ज्यादा फैलेगा। जी बिल्कुल 100% एग्री। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, तो कुछ आइडिया है कि ओमिक्रॉन के अब तक कितने केसेस जो हैं वो सामने आए हैं? अच्छा, अब ये जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उससे मुतालिक कितने इकदाम लिए गए हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या हमें इस वक्त किस तरह से, किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए? जी डॉक्टर साहब देखिए, ये हम अपनी नॉलेज के लिए तो जरूर ओमिक्रॉन की टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये कोविड का टेस्ट तो PCR टेस्ट होता है। उसके बाद ये डिटरमिन करने के लिए कि ये कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, जो कि जरा एक लेंदी प्रोसेस है। उसका 3-4 दिन के बाद रिजल्ट आता है। मगर ये सिर्फ एक हमारी अपनी नॉलेज के लिए मैं समझती हूँ कि जरूरी है कि हम देखें कि कहाँ कहाँ पर ओमिक्रॉन की प्रेजेंस इस वक्त है, किन शहरों में है। अदरवाइज इस टेस्ट करने का कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इनके SOPs चाहे डेल्टा वेरिएंट है चाहे ओमिक्रॉन, SOPs इसके सेम है और वैक्सीनेशन इसकी सेम है। यानी स्ट्रेटेजी आपकी चेंज नहीं होगी अगर आपको ये पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे ओमिक्रॉन है, कहाँ पे डेल्टा है। तो इसलिए वो एक मैं समझती हूँ कि उस ड्रिल की उस तरह जरूरत नहीं है। जी हमें तो छोटे शहरों में जीनोम सीक्वेंसिंग इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ बड़े शहरों में है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कराची की जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि कराची में केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं कि क्या NCOC पे इस पर कुछ गौर कर रही है और सूबाई हुकूमत भी कि इकदाम अब सख्त किए जाएं, कुछ पाबंदियों की तरफ जाया जाए, कुछ लॉकडाउन की तरफ जाया जाए? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? गौर किस बात पर हो रहा है अब? जी जाहिर है कि जब फैलाव जो है वो 9-10% से ज्यादा हो जाए तो फिर कुछ पाबंदी जो है वो लगानी पड़ती हैं। अगर आपको याद होगा तो NCOC ने, मैं समझती हूँ कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले एक एडवाइजरी दी थी कि सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो थोड़ी सी डिले कर दी जाएं, उनको आप जनवरी में करें,
क्योंकि देखा जा रहा था और अंदाजा जो था हमारा वो यही था कि ये इसकी जो केसेस बढ़ने की रफ्तार है वो जनवरी में आएगी। तो हम चाहते थे कि दिसंबर में स्कूल्स खुले रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो हो सके। मगर अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमतों ने अपनी अपनी मर्जी की और एनसीओसी की एडवाइजरी पे अमल नहीं किया। तो इससे एक तो ये कि बच्चों का हर्ज भी ज्यादा होगा, छुट्टियां अब ज्यादा प्रोलॉन्ग करनी पड़ेंगी, और जो वैक्सीनेशन का अमल उस वक्त बड़ी तेजी से चल रहा था स्कूल के बच्चों में वो भी रुक गया था छुट्टियों की वजह से। तो अब जाहिर है कि ये पाबंदियां दोबारा से कुछ लगानी पड़ेंगी। आपको पब्लिक गैदरिंग्स को रोकना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट में, दफ्तरों में हाजिरी, वही तमाम चीजें जो हैं, और जिन एरियाज में, जिन पॉकेट्स में ज्यादा होगा वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन भी लगेगा। जी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही कहा आखिर में जाते जाते शाहजेब कि अब पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। अब ये नंबर सबके सामने आ रहा है, अब ये सिचुएशन हमारे सामने क्लियर होती जा रही है कि जो बोला जा रहा था बार बार कि बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, अब बढ़ रहा है। तो इसलिए एहतियात करना बहुत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें। वैक्सीन अगर आप लोगों ने नहीं लगवाई तो लाजमी लगवाएं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप है हमारे साथ। आज शाहजेब जो है ना, मिस्टर ब्रेक में कह रहा था आप मतलब क्या नींद में, आप क्या नहीं, मुझे सर्दी बहुत लग रही है। तो जाहिर है कराची वालों को ठंड की आदत नहीं है, और कराची वालों को, पूरे पाकिस्तान को कोरोना की भी आदत नहीं है। हम इससे भी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है शाहजेब कि अगर आप शॉपिंग करते हो, ग्रोसरी करते हो, आई एम श्योर करते हो, रसीद लेते हो, पक्की वाली करता हूं कि रसीद ना ले। हाँ, ये आई ना बात कि अब आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, आपको रसीद लेनी है, वो भी पक्की रसीद लेनी है, और पक्की रसीद की वजह से आपको इनाम भी मिलेगा। वाह, बिल्कुल इनाम मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा कि FBR की पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड रिटेलर से शॉपिंग करें और हर महीने हजारों रुपए के इनामात जीतें। लेकिन उसके लिए आपको एज अ पाकिस्तान के सिटीजन आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप अगर कुछ खरीद रहे हैं तो आपके पास एक पक्की पुख्ता प्रिंट आउट रसीद हो। और वो अगर आपको दुकानदार नहीं कहते तो आप कह सकते हैं कि मुझे मेरी रसीद चाहिए। बिल्कुल, और हर महीने हजारों रुपए के इनामात आप जीत सकते हैं। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि इनामी स्कीम में शामिल होने वालों के लिए कुरंदाजी 15 जनवरी को होगी। तो ये किस तरीके से काम करेगी? क्या इसमें कोई लिमिट भी सेट की गई है कि आपने इतने पैसों की शॉपिंग करनी है तो कुरंदाजी होगी? ये तमाम मामला हम जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से इनामी स्कीम करती है, तरीकाकार क्या होता है। तो इसलिए हमें ज्वाइन किया शो में तर्जुमान FBR मोहम्मद असद ताहिर साहब ने। असद ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये POS सिस्टम क्या है, ये हमारे नाजरीन को बताएं जरा। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का मुझे अपनी मॉर्निंग नशरियात में लेने के लिए, और FBR को ये मौका फराहम करने के लिए कि मैं आपके नाजरीन के सामने ये एक अहम संग मेल मनसूबा जो FBR ने तरतीब दिया है उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। POS जो है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, दरअसल एक खुदकार शफाफ निज़ाम वज़ा किया है FBR ने। मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा सार्फिन को, ख़रीदारों को एंगेज करने के लिए ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वज़ा किया गया है, जिसका मकसद ख़रीदारों से, पॉइंट ऑफ सेल से जब वो ख़रीदारी करते हैं तो उनसे जो सेल्स टैक्स की मद में टैक्स वसूल किया जाता है उसको एक शफाफ अंदाज में, मरबूत अंदाज में कौमी ख़जाने में लाने का अमल यकीनी बनाना है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का जो रिटेल सेक्टर है उसका सालाना टर्नओवर 18 से 20 ट्रिलियन रुपए का है, जिसमें सिर्फ 3 से 4 ट्रिलियन का जो टर्नओवर है, जो तिजारती हुजम है, वो हमारे टैक्स क्लब का मेंबर है, वो अपने हिस्से का टैक्स अदा करते हैं। जबकि रिटेल सेक्टर का 80% जो हुजम है, सालाना कारोबार है, वो हमारे टैक्स रडार पे नहीं है और वहाँ से टैक्स चोरी होता है। इस अमल को यकीनी बनाने के लिए और ख़रीदारों से सेल्स टैक्स वसूल करने के बाद उसको कौमी ख़जाने तक यकीनी अंदाज में लाने के लिए FBR ने पहली मरतबा ख़रीदारों को, सार्फिन को एंगेज किया है, उनको इंसेंटिवाइज़ किया है
कि वो जब पॉइंट ऑफ सेल पे जाएं तो वो FBR के साथ जो मरबूत मुंसलिक पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उनसे ख़रीदारी करें और उनसे कंप्यूटराइज्ड पक्की रसीद तलब करें। जैसे ही वो पक्की रसीद कंप्यूटराइज्ड मांगेंगे तो उस रसीद की वजह से वो टैक्स जो उनसे ख़रीदारी के वक्त वसूल किया जाता है वो कौमी ख़जाने में बराह रास्त जमा हो जाएगा। इस पक्की रसीद की 3 निशानियां मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं कि आप जब वो पक्की रसीद उनसे मांगेंगे तो उस पे एक तो कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस नंबर होगा, FBR का लोगो होगा और एक QR कोड उसके ऊपर मौजूद होगा, जिस कोड को आपने हमारी टैक्स आसान ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। आपके प्ले स्टोर में वो टैक्स आसान ऐप मौजूद है, उससे वो QR कोड को स्कैन करें और जैसे ही आप वो QR कोड स्कैन करेंगे तो आप हमारे उस डाटा बैंक में आ जाएंगे जहां से हर महीने हमने उन कैप्चर्ड इनवॉइसेस की बुनियाद के ऊपर FBR हेडक्वार्टर में कंप्यूटराइज्ड शफाफ अंदाज में कुर्रा अंदाजी करनी है और उस कुर्रा अंदाजी में आपको मिलेंगे हर महीने की 15 तारीख को 5 करोड़ 30 लाख के इनामात। जबरदस्त जबरदस्त साहब, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। तो जो आपने बेसिकली हमें अभी क्लियर किया कि आपको रसीद के साथ उसमें बार कोड होगा, उस बार कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसको क्या किस तरह आप प्लान कर रहे हैं इस स्कीम को? कितने कितने अरसे में इनामात का जो है वो, अभी तो आपने बताया कि 15 जनवरी को होगा, या कितना ये होता रहेगा रेगुलरली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इब्तदाई तौर पे FBR ने इस स्कीम को ग्रॉस रूट लेवल पे ले जाने के लिए, चूँकि हमारा मुल्क 220 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, ये 1 साल की इब्तदाई तौर पे हमने प्लानिंग कर रखी है। हर महीने की 15 तारीख को इंशाल्लाह FBR हेडक्वार्टर में जो गुज़श्ता माह 1 से लेकर 30 तारीख तक वो कंप्यूटराइज्ड वेरीफाइड इनवॉइसेस होंगी, उस डाटा रिपोजिटरी को हम कैप्चर करके हमारा एक खुदकार निज़ाम हमने वज़ा कर दिया है और गुज़श्ता उस पूरे माह में कैप्चर्ड वेरीफाइड कंप्यूटराइज्ड इनवॉइसेस जो हमारे FBR के टियर 1 रिटेलर जो FBR के उस खुदकार निज़ाम के साथ मुंसलिक होंगे, उनसे जो हासिल की गई रसीदें हैं उसकी बुनियाद पर हर महीने 5 करोड़ 30 लाख के 1007 खुश नसीबों में 5 करोड़ 30 लाख के इनामात तकसीम किए जाएंगे। और मैं यहाँ आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि सबसे बड़ा इनाम 10 लाख रुपए का है, फिर दूसरी पोजीशन पे 5-5 लाख के 2, तीसरी पोजीशन पे 2.5 लाख के 4, जबकि नीचे 1000 इनामात जो हैं वो 50-50 हज़ार रुपए की मालियत पर मुश्तमिल हैं। यानी कि ताहिर साहब आज से हम सब लोग रसीदें इकट्ठी करना शुरू कर दें। मैं तो शुरू कर रही हूं भाई। ये भी बताइएगा ताहिर साहब कि इसी कोई लिमिट भी सेट की गई है कि आपने ये ग्रोसरी या ये सामान इतने पैसों का खरीदना है तब आपको हमारे सार्फिन हमारे खरीदार उससे आप कुरअंदाजी में शामिल हो सकते हैं, या ऐसी कोई लिमिट नहीं है? चाहे आप 5 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, आप 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, आपको जो रसीद मिलेगी आप कुरअंदाजी में शामिल हो सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यार के साथ मुंसलिक टियर 1 रिटेलर्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप खाना खाने जाते हैं, तो जैसे ही आपसे वो बिल वसूल करते हैं आमतौर पे आपने देखा होगा कि वह आपको एक कच्चा बिल या कच्ची रसीद देते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी ख़रीदारी की अमाउंट के अलावा आपसे सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाता है। लेकिन जब तक वो आप पक्की कंप्यूटराइज्ड रसीद नहीं मांगेंगे, ये यकीन रखें कि वो टैक्स उस वसूल करने वाले की जेब में जा रहा है, वो कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बन रहा। ओए होए होए होए, यानी कि हाँ जी बिल्कुल। मैं अच्छा सर यहाँ पर ताहिर साहब एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ कि इसमें FBR के क्या मकासद हैं खासतौर पर जैसे ये स्कीम शुरू की गई है? FBR चूँकि इस मुल्क का सबसे बड़ा वो कौमी इदारा है जो साल भर इस कौमी ख़जाने के लिए महसूलात यानी टैक्सेस इकट्ठे करता है, तो हम इस अमल के ज़रिए ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हमारे सार्फिन से, ख़रीदारों से पॉइंट ऑफ सेल पे वसूल किया जाने वाला टैक्स बराह रास्त कौमी ख़जाने में मरबूत अंदाज में, शफाफ अंदाज में लाया जा सके। उसके लिए हमने अपने ख़रीदारों को, सार्फिन को एंगेज किया है, उनको हम अवेयर कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं। इस भरपूर हमागीर कौमी मुहिम के ज़रिए हम ये बावर कराना चाहते हैं अपने ख़रीदारों को, सार्फिन को, कि बराह करम जब वो शॉपिंग करते हैं तो ये यकीन रखें
कि उस टैक्स को जो उनकी जेब से निकाला जा रहा है वो FBR तक, कौमी ख़जाने तक लाएं। और उसके लिए इस स्कीम में हम ये एजुकेट करना चाहते हैं, उनको एंगेज करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जेब से तो टैक्स निकल जाए लेकिन वो कौमी ख़जाने में जाने की बजाय उस पॉइंट ऑफ सेल पे जो आपको बेचे जाने वाले माल पे टैक्स लिया गया है वो शायद उन्हीं के वसूल किनिंदगान की जेबों में ना चला जाए। करेक्ट, यानी कि किसी के पर्सनल एजेंडा या किसी के इंडिविजुअल एजेंडा का निशाना ना बन जाए वो जो रकम हम भी दे रहे हैं और हुकूमत के जो है वो टैक्स फंड में जाना भी है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। ये ब्रिजिंग बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अग्री डॉक्टर साहब, अगर कोई लोग ये प्रोग्राम मिस कर जाएं या ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं तो क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई हेल्पलाइन है जहां पर कॉल की जा सकती है, या कोई वेबसाइट है या कोई व्हाट्सएप का नंबर हो, तो वो जरा प्लीज बताइएगा। देखिए, हमने इसके लिए एक हमागीर मुहिम चला रखी है। आजकल तमाम मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स हैं, अखबारात हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ हमारी कैंपेन चल रही है। मैं इसके लिए हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर हमारी सारी जितनी कैंपेन चल रही है वहाँ हमारा हेल्पलाइन का नंबर मौजूद है, उसको आप डायल करें। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप बराह रास्त उस एनवाइस को वेरीफाई करें, और अगर आपके पास नॉन एंड्रॉयड फ़ोन है यानी स्मार्टफोन नहीं है तो अपनी उस एनवाइस को सिर्फ INV टाइप करें SMS में और स्पेस लेके अपना वो कंप्यूटराइज्ड एनवाइस नंबर दर्ज करें और 9966 पे मैसेज कर दें, SMS कर दें, तब भी वो आपकी जो एनवाइस है वो हमारे उस सेंट्रल डाटा बैंक का हिस्सा बन जाएगी। असद साहब, कुरानंदाजी की शफाफियत के लिए खास तौर पर आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है हमारे मुल्क में? बिल्कुल, हमें इस बात का एहसास है कि हमने इस ख़तीर रकम को जो 5 करोड़ 30 लाख की 1007 खुश नसीबों में हमने हर माह की 15 तारीख को तकसीम करना है, इसके लिए हमने एक शफाफ निज़ाम वज़ा किया है। खुदकार निज़ाम है, कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग है और वो बैलेटिंग भी लाइव होगी। तमाम मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स को, मीडिया नुमाइंदगान को हम FBR हेडक्वार्टर इनवाइट किया करेंगे। अभी इस महीने की 15 तारीख को जो हफ्ता की शाम 7 बजे हम एक तकरीब करने जा रहे हैं। ये सारा शफाफ अमल मीडिया नुमाइंदगान के कैमराज की मौजूदगी में और उनके बिल्कुल सामने शफाफ अंदाज में हुआ करेगा हर माह इंशाअल्लाह। तो इससे ज़्यादा शफाफ अमल हम और कैसे यकीनी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान FBR, हमारे साथ मौजूद मोहम्मद असद ताहिर साहब। अच्छा असद भाई, बहुत बहुत अच्छी बात कर गए कि कोई भी इसमें जो है शामिल हो सकता है। और मैं तो आज अभी, क्योंकि तुमने अब तक चॉकलेट तो दिलाई नहीं है, तो अब जाके जब हम लेंगे तो मैं रसीद लूंगी और वहीं पर फटाफट स्कैन करके ना मैं तो शामिल हो जाऊंगी भाई कुरानंदाजी में। 15 जनवरी को है तो अभी आई स्टिल हैव फ्यू डेज लेफ्ट। बिल्कुल, हम अब यही करेंगे। तो बहुत शुक्रिया तर्जुमान FBR मोहम्मद असद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर हमसे ये तफसीली बात कर रहे थे किस तरीके से आप लोग कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं, किस तरीके से ये इनामात जीत सकते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा 10 लाख वो बता रहे थे, और या आप जितने मर्जी की शॉपिंग करें आप ये इनामात हासिल कर सकते हैं। तो आज ही जो भी शॉपिंग करें उसकी जो पक्की रसीद जिसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटराइज्ड जो रसीद होती है उसकी, वो हासिल करें। यहाँ पर एक और खबर है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे कि मिंगोरा में कबाब की एक मशहूर दुकान ऐसी भी है जो तकरीबन 1.5 कबल कायम हुई थी। बहुत पुरानी ये कबाब की दुकान है, यहाँ पर लोगों का रश रहता है, दूर दूर से लोग इस कदीम दुकान पर आते हैं, कबाब के मजे लूटते हैं और एंजॉय भी करते हैं साथ साथ, क्योंकि इस कबाब की कुछ खासियत भी है। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है जानते हैं हमारे 92 न्यूज के जो नुमाइंदे हैं उबैद फजल उनसे, कि उबैद हमें क्या बता रहे हैं इन कबाबों के बारे में। पूछो सिर्फ बीफ के हैं क्या? इस वक्त मैं स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा के 146 साल पुराना चपली कबाब की दुकान पर मौजूद हूँ और ये कबाब अपनी लज्जत और खुश जायका होने के बायस जो है बहुत मशहूर है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ना सिर्फ मिंगोरा के मकामी शहरी बल्कि इसके साथ साथ दूर दराज इलाकों से भी कबाब खाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत शौक़ से जो है कबाब को जो है खाते हैं। जब मौसमी सरमा का आगाज़ होता है तो यहाँ पर शहरियों की जो रश है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर शहरी आए हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? कबाब खा रहे हैं तो जायका कैसा है इसका?
बहुत अच्छी जायका है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का जो कबाब है, जो इसकी जायका है, जो इसकी मिसाल है, वो नहीं मिलती है, क्योंकि ये बादशाह और क्या नाम वाली स्वाद के ज़माने से यही जगह है, यही पुरानी वो बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन जायका बहुत मज़ेदार है। इसलिए जब कोहिस्तान से आते हैं तो इसका मज़ा लेकर जाते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कबाब जो है यहाँ पे बन रहे हैं और मेरे साथ जो है दुकान का ऑनर जो है वो मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि ये कबाब मशहूर क्यों है और इसमें क्या कमाल है कि लोग इतने दूर दूर से आते हैं। ये तो मिंगौरा में सबसे पुराना जो चपली कबाब है मशहूर इधर से मतलब शुरू हुए। सवादने में जितने भी कबाब चपली कबाब तैयार होते हैं तो वो यहाँ से मतलब इधर से काम सीख कर फिर चले जाते हैं और काफ़ी पुराना है और मशहूर तो इसलिए है कि मिलावट से पाक है और जो भी लोग इधर आते हैं मतलब चीज़ को मियार देखकर तो फिर वो इधर आते हैं दोबारा। खासकर सर्दियों में जो है ऊपर के इलाकों से जितने भी आप ये इधर देखते हो ना, देख रहे हो, सब सारे जो है बाहर के लोग हैं, मतलब मिंगौरा के इतने लोग नहीं है, बाहर से लोग जो है मशहूर है, इस वजह से आते हैं। जी शुक्रिया। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, यही वजह है कि इसी दुकान पर ज़्यादा रश होता है और जो खाने के शौकीन अफराद है तो वो ज़रूर जो है वो अमीर जो के नाम से जो मशहूर कबाब है यहाँ पर खाने आते हैं। तो इनामी रकम जीतने से पहले आप लोगों को कबाब खिलाना बहुत जरूरी है कि आपने कबाब खिलाएं आपने। ये मजेदार कदीम जो कबाब है ये खाना बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह आपको भूख लग रही होती है तो इनामी रकम से पहले ये हम कबाब खा के अपनी पेट पूजा कर लें, फिर बात करेंगे। वो तो कर लेंगे पेट पूजा, बाद में काम दूजा, लेकिन क्या उन्होंने रसीद ली थी कबाब खरीद खाते हुए? कबाब वाले तो रसीद आपको नहीं देंगे, लेकिन जब आप दुकान पर जाएं और वहां से कुछ चीजें खरीदें, ग्रोसरी करें, तो आपने रसीद जरूर हासिल करनी है, क्योंकि रसीदों में हम देखते हैं कि बहुत फ्रॉड हो जाते हैं। फ्रॉड और भी बहुत सारी जगहों पर होते हैं और पाकिस्तानियों के साथ वैसे ही काफी सारे फ्रॉड हो भी जाते हैं, कुछ कर भी जाते हैं। तो हम फ्रॉड की बात करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सरमायाकार क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं। इवन पाकिस्तान में भी अब जो नौजवान है वो इवन क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा इन है आजकल और कोशिश कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और उससे जल्द मुनाफा भी हासिल करें। तो क्रिप्टो करेंसी की वजह से हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट तो काफी किया, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद जो अमीर होने के चक्कर में हुआ उनके साथ कुछ यूं कि पाकिस्तानियों से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड करने वाली 11 ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद तो हो चुकी हैं, लेकिन फ्रॉड हो गया लोगों के साथ और 10 करोड़ डॉलर का फ्रॉड हुआ है। तकरीबन जो FIA हमें इतलात दे रहा है, FIA के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर का पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड हुआ है। रातों रात अमीर होने वाली चीज, ये सोच, ये शॉर्टकट के बस जल्दी से पैसा बन जाए, ये आपको कहीं बहुत आपको अच्छी और पुख्ता जगह पे लेकर नहीं जाता। बिला तहकीक क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी महंगी पड़ गई पाकिस्तानियों को, पूरा पैसा जमा पूंजी लुट गई। बिल्कुल। तो ये कैसे लुटी और कैसे इससे बचा जा सकता है? क्रिप्टो करेंसी पर आप लोग जाए बनांस पे अकाउंट बनाए या कहीं और अकाउंट बनाए, इसका एक तरीकेकार होता है किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से मुनाफा हासिल करना है, लेकिन आपको बहुत मोहतात रहना होता है क्योंकि इसके अंदर फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि आपको पहले अपने पैसे ट्रांसफर कराने पड़ते हैं डॉलर्स में, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जिनके थ्रू आप अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करा रहे होते हैं करेंसी को, वो आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें आज शो में ज्वाइन किया है साबिक डायरेक्टर ये और डिजिटल पाकिस्तान के बानी अमार जाफरी साहब ने। अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार क्यों होता है? इसकी वजूहात क्या है सर? कोई लॉज हैं, ना कोई फ्रेमवर्क्स हैं, ना कोई एडवाइजरीज हैं इस तरह लोगों की, और थोड़ा कर्फ्यू का शिकार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एकेडमिक डिस्कशन की जाएं, असम्बली में, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च डेवलपमेंट की जाए, इसके ऊपर इदारे मिलकर काम करें, मीडिया इसके ऊपर टॉक शोज़ करे और इसके ऊपर खुल के बात की जाए कि भाई अगर इसको एज ए बिज़नेस लेके चलना है तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। इसके अंदर बाकायदा इसके अंदर होता है नो योर कस्टमर्स, वो बड़ी ज़रूरी है। KYC बहुत ज़रूरी है, कौन क्या कर रहा है। नंबर 2, जो इदारे यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं उनकी अपनी क्या यहाँ पे लीगल पोजीशन है। ये तो नहीं है कि कोई एक कंपनी आई, उसने कोई ऐप बनाई, पैसे जमा किए और फिर एकदम ऐप क्रैश की और चल दिया, यहाँ से कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उसके अलावा जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसके अंदर उनको लाना चाहिए। अगर कोई यहाँ से पैसे बाहर भेज रहा है या बाहर से पैसे आ रहे हैं तो जिसे कहते हैं ना कि कोई रेगुलेटरी अफेयर हो उसके ऊपर। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी एक लेम्बो की सूरत में है कि दोनों साइड के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है।
KYC, नो योर कस्टमर, बट देन अगेन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये जल्दी जल्दी पैसा बनाने के लिए जो आप ऑनलाइन ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, इस तरह के बिजनेसेस में आप खुद भी करते हैं, आप लोगों को भी कहते हैं और आप बोलते हैं कि आप इस तरह आ जाए, उसमें क्या आपको नहीं लगता कि इनके लिए कितना ही नुकसानदेह है? देखिए, जब से इंसानी दुनिया में आया है ना, हमेशा एक डबल शाह माइंडसेट होता है कि बस ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, पैसे लेके भाग जाओ। पहले भी होता रहा है माशरे के अंदर, अब भी यही हो रहेगा। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, बेसिकली वो लालच है, बेसिकली इंसानी लालच है। अच्छा, जो ये कंपनियां आती हैं वो एक ऐसा निज़ाम लेकर आती हैं जिसका पहले पता नहीं होता किसी को, और वो शुरू में अपने कुछ चंद क्लाइंट्स बना लेती हैं, वो आगे वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलाते हैं। जैसे वो MLM स्कीम्स हुआ करती थी, तो वो उनको उससे फ़ायदा होता है, कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, फिर वो आस्ता 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 बीमारी की तरह फैल जाती है, और जब वो पैसे कमा चुके होते हैं तो वो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हिच पैदा करके अपना माल लेके यहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए ये जारी रहेगा जब तक कि इस पर बिल्कुल ओपन और कैंडिड डिस्कशन नहीं होगी इसके ऊपर। बिल्कुल सर, और अगर कोई ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी करना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे नाजरीन को बताएं कि उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले किन बातों को सोचना चाहिए कि मुझे सरमायाकारी करनी है, तो सबसे पहले मुझे ये जो चीजें हैं ना, इसका ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस जगह वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इदारा क्या है, क्या उसके पीछे कोई SEC में रजिस्टर्ड कंपनी मौजूद है, क्या उसके डिफाइंड डायरेक्टर्स मौजूद हैं। अगर तो लीगल कंपनी है और उसके डिफाइंड डायरेक्टर्स मौजूद हैं तो फिर तो चले आगे बात चल सकती है। अगर वो कंपनी भी है तो फिर देखना यह है कि जो भी वो ऐप ऑफर कर रहे हैं क्या वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक है, जो आपके पाकिस्तान में मुजवरा कवानीन मौजूद हैं उसके मुताबिक है वो। अगर नहीं है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। कवानीन का जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको इल्म हो कि इसके अंदर जो इदारे इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, उन इदारों से पूछा जाए कि जी ये मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या कम से कम कोई रिटायर्ड अफसर हो उससे बात कर लें, कोई मशवरा कर लें कि जो बगैर मशवरे के सरमायाकारी की जा रही है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं कि अब तो उसके NFTs आ गए, बेशुमार और चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उन तमाम के पीछे एक निज़ाम मौजूद है पूरा। तो इत्तेफाक से हमारे मुल्क में चूँकि निज़ाम मौजूद नहीं है, जो मैंने कहा नो योर कस्टमर्स, तो इसके लिए आपको कंपनी को भी मालूमात हासिल करनी पड़ती है। वो निज़ाम मौजूद नहीं है, इसलिए ये तमाम फ्रॉड्स हो रहे हैं पाकिस्तान के। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे साहब। बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए, कंपनी कितनी पुरानी है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है उसका इतने अरसे में उसने कितना जो है वो उसका जो है वो टर्नओवर है, ये तमाम चीज़ें देखने के साथ साथ, लेकिन देन अगेन कमिंग बैक जो फ्रॉड हो रहा है, जो इस तरह के लोगों के साथ बेईमानियां हो जाती हैं, उनको क्या करना चाहिए? उन लोगों की सुनवाई कहाँ होगी, वो कहाँ जाएं, उनको किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए अपनी शिकायत लेने के लिए? जी देखिए, सुनवाई होती है वहाँ पे जब आप कोई ऐसा काम करें जिसमें किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो। जिस जगह कानून ही मौजूद नहीं है उसके ऊपर भी डिबेट हो रही है, या उसके रोका गया है स्टेट बैंक की तरफ से कि बैंक ट्रांसफ़र ना करें इसके अंदर, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर तो आप छुपते फिरेंगे। तो ये जब से दुनिया कायम हुई है ये सिलसिला चलता है कि इंसान अपना टैक्स बचाने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट को ना देना पड़े पैसा। इसीलिए तो ये तमाम स्कीम्स आई हैं कि जब गवर्नमेंट के या चैनल के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर बहुत शुक्रिया एक्स डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद थे। बहुत माजरत आपकी बात काटने पड़ी, यहाँ पे वक्फा लेना है सर, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, रहिएगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ देने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहज़ेब अहमद और माया खान के साथ। और कुछ चैलेंजेस और भी हैं अभी हमें, जिनका हमें सामना करना भी पड़ रहा है, और हमें मजीद अभी कब तक करना पड़ेगा शाहज़ेब, हमें कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जब भी सर्दियां आती हैं गैस गायब हो जाती है, और इसी वजह से जो घरेलू सार्फिन है उनको गैस नहीं मिल रही, गैस की फराहमी नहीं हो रही, बहुत परेशान है। अभी भी वही सिलसिला चल रहा है, प्रेशर का सिलसिला चल रहा है। शुरू में ये भी बातें हुई कि सनतें बंद की जा रही हैं, सनतें बंद करने के बाद घर में
प्रेशर गैस का बढ़ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी घरेलू सार्फिन, तमाम खवातीन परेशान है खाना पकाने के लिए। बिल्कुल परेशान है, टाइमिंग्स को लेके परेशान है, प्रेशर को लेके परेशान है, और भी मजीद चैलेंजेस होती हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा वक्त है मेरा इस वक्त, अब अनसर्टेनिटी भी बहुत आ गई, जिस वक्त कल आ रही होती है उस वक्त आज नहीं आती, उस वक्त आज आती है उस वक्त अगले दिन कल नहीं आ रही होती, तो ये भी तो अनसर्टेनिटी है जिस पे आवाम जो है परेशान है। तो कराची में कंप्रेसर की फरोख्त से मुताल्लिक आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर तफसीली बात भी करेंगे। शहर कायद में सर्दी में इजाफे के साथ मुख्तलिफ इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो गया है। अवाम मुख्तलिफ मार्केटों में जाकर मुख्तलिफ आलात खरीदने पर मजबूर हैं। आइए मार्केट में देखते हैं कि कौन से आलात वो के बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे, गैस ना आने की वजह से लोग मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे, जिसके तरीका से कि गैस आ जाए लोगों का। और लकड़ी भी इतनी महंगी है, किधर से ले? सिलेंडर लिए चलिए, कम आ रही है, बहुत परेशानी है रोटी से चाय से खाने से। जैसा कि आपने मुख्तलिफ अफराद से सुना कि उनके घरों के अंदर गैस ना होने की वजह से वो मुख्तलिफ आलात खरीदने पर मजबूर हैं ताकि उनके घर में गैस का प्रेशर बहाल हो सके। कुछ अफराद का कहना है कि वो इस तरह के आलात घरों पे नहीं लगा रहे ताकि उनके जो पड़ोसी हैं उनके घर जो आ रही है थोड़ी सी गैस वो भी ख़त्म ना हो जाए। हुकूमत से मुतालबा करते हैं ये अफराद कि फौरी तौर पर गैस की फराहमी बहाल की जाए। कैमरामैन फ़हीम बलोच के साथ इब्राहिम रेद, 92 न्यूज़, कराची। तो ये तो आपने रिपोर्ट देखी जिस तरीके से कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इसकी फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। लोग ये खरीदते हैं और फिर उसके बाद उनके घरों में कुछ थोड़ी बहुत गैस आ जाती है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया तर्जुमान सोई सदन गैस कंपनी सलमान अहमद साहब ने। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर सबसे पहले तो बताइएगा, ये गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल ये गैर कानूनी अमल है? जी बिल्कुल गैर कानूनी अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिस तरह से आपने ये पैकेज बनाया है। इससे नजर आ रहा है कि आपकी टीम ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। वो जो मैसेज शायद हम गुफ्तगू के जरिए इतना इफेक्टिवली ना दे सके, आपने विजुअल्स के थ्रू दे दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स थोड़ी सी अगर चाहें तो इस टॉपिक पे शेयर कर लेते हैं। बेसिकली ये एक बहुत तेजी से फैलता हुआ न्यूसेंस है जो कि ऑफ कोर्स ये एक महीने में जिसने स्पीड पकड़ी है, इसकी बेसिक वजह यही है कि गैस शॉर्टेजेस चूंकि हमारे सिस्टम में विंटर में बढ़ जाती है, तो लोगों ने ये राह इख्तियार की कि वो इस तरीके से अपना एक शॉर्टकट निकाल के और इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अब गैर कानूनी तो है ये तो लेकिन क्या इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन है, कोई वाली बात है कि इसके खिलाफ क्या जुर्माना हो सकता है, क्या इनके खिलाफ एक्शंस हो सकते हैं जो सारे कंप्रेसर्स को यूज करते हैं, या क्योंकि मार्केट में तो इजीली अवेलेबल है और लोग लगा भी लेते हैं और लोगों का नुकसान हमने उन लोगों को लगाना हमने भी भुगता है। जी सलमान भाई। जी बिल्कुल, मुझे काफी लोगों के फीडबैक्स आए हैं, स्पेशली मीडिया के लोगों की जो जिनके लिए हम फोकल पर्संस होते हैं SSGC में, कि उनके पास से ये कंप्लेन आती है कि उनके पड़ोस में भी इस तरीके के लोग जो हैं वो काम दिखा रहे हैं वाला। तो बेसिकली इसमें सजाएं हैं, और ये सजा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में पार्लियामेंट से एक्ट पास किया था। उसका नाम था गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016। ये पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद पूरे मुल्क में गैस कोर्ट्स बना दी गई थी। वो गैस कोर्ट्स जितने भी, और इस कानून के तहत मुख्तलिफ गैस के जो जराइम थे उनका तयन किया गया था, और उनके तयन के साथ ही साथ उनकी सजाओं का भी तयन किया गया था, तो जिसमें से 10-12 सजाएं थी मुख्तलिफ। तो गैस कंप्रेसर का जो कानून था वो ये था कि उसकी सजा 6 माह की और कैद जो है वो 6 माह की कैद है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अच्छा सर, ये जुर्माना भी है, कैद भी है, और हमने ये बात भी की कंप्रेसर की वजह से बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। ज़ाहिर जब आप एक तरफ सारा प्रेशर खींच लेंगे तो जो दीगर सार्फिन है, घरेलू सार्फिन है, उनको गैस फराहमी कैसे मुमकिन होगी? एक तो ऑलरेडी गैस नहीं आ रही है, फिर ये भी मसला सर। लेकिन यहाँ पर ये भी बताएगा, ये जानना ही बहुत जरूरी है कि जैसा कि ये कहा जाता है कि कंप्रेसर्स हादसात का सबब भी बनते हैं, ये कितने खतरनाक हैं घरों में लगाना? कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये खतरनाक भी साबित होते हैं? देखिए, ये चीजें पहले शायद इतनी कॉमन नहीं हुई थी, लेकिन थैंक्स टू मीडिया ये चीजें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। और ये हम थैंक्स इसलिए नहीं कह रहा कि ये शऊर चूंकि बढ़ रहा है, लेकिन इसमें इंसानी जान का जिया भी हो रहा है, तो ये एक तकलीफ अमल भी है। देखिए होता क्या है कि लोग इसको, मैं भी, आप भी, हर कोई वो अनाड़ी होता है जो पहली दफा कोई चीज इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये बाजार से आप चीज लेके आए, आपको पता नहीं कि इस्तेमाल कैसे करना है, आपने अपने हिसाब से लगा दिया, वो गलत जगह लगा, ठीक जगह लगा, उसको ठीक टाइम से ऑपरेट करा, ठीक प्रेशर के ऊपर ऑपरेट करा, आपको नहीं पता बिकॉज हम अनाड़ी है। अब जिन्होंने इस तरह से लगाए उनके हादसा रूनुमा हुए,
बहुत सारे हादसा वाकयात मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसमें लास्ट मंथ गार्डन में एक फैमिली थी, हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी हस्बैंड की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और वाइफ की 3-4 दिन जो है वो काफी सिवियर बर्न्स थे उनको, और उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हुई। इसी तरह क्वेटा में लास्ट मंथ एक माँ और बेटी एक्सपायर हुए, और इसके अलावा 6-7 और भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर कैजुअलिटीज हुई है। बेसिकली देखिए होता क्या है, जो नॉर्मली गैस का प्रेशर हम लोग घरों में भेजते हैं वो रेगुलेटेड होता है, वो रेगुलेटर जो कि नॉर्मली इतना हाईली फ्लेमेबल नहीं होता, बट जब ये गैस कंप्रेसर डिवाइस सक्शन करती है तो वो इतनी पावरफुल डिवाइस होती है कि बहुत एक्सट्रैक्ट करके वो प्रेशर को लाती है, जिसकी वजह से जब आग लगती है घर में खुदा न खास्ता इसके ब्लास्ट से, तो वो आग ना सिर्फ उस घर को जला सकती है बल्कि राइट लेफ्ट के घर को भी जला सकती है खुदा न खास्ता। और ये हादसा अगर बड़े पैमाने पे ये लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो खुदा न खास्ता इन हादसा का भी होना एक बड़ी कयाद से ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई अल्लाह ना करे अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे। लेकिन सलमान भाई इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि इस वक्त जो है बहरान कितने अरसे तक चलने का ये लग रहा है कि ये चैलेंज हमें आएगा, और गैस सप्लाई किन किन सेक्टर्स को जो है वो अभी तक बंद है, प्लीज आया भी बंद कर दीजिएगा। जी देखिए, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं कि ये बहरान जो है, जाहिर बात है ये हर दफा चैलेंज होता है विंटर सीजन हमारा, और ये पहला सीजन नहीं है विंटर का, एवरी ईयर वी हैव द सेम प्रॉब्लम। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि लोड ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी डिमांड हीटिंग की, वाटर हीटिंग की, स्पेस हीटिंग की बढ़ जाती है, तो ये जो लोड हमारा जब तक विंटर कंटिन्यू करते हैं ये डेफिसिट हमारा अच्छा खासा बढ़ा रहता है। इस वक्त भी राउंड कर रहा है 200 और 250 के बीच में जो हमारा शॉर्टफॉल है। अब इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि जब ये वापस रिवर्ट होगा हमारा सिस्टम बैक टू नॉर्मल, यानी कि विंटर विल बी गॉन, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले आप देखें कराची में 8 महीने 9 महीने की प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो सेक्टर्स आप बात करें उसमें सीएनजी सेक्टर्स, सीएनजी सेक्टर गैस की फराहमी जो है 1 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक जो है मुअत्तल है, और इसके अलावा जितने भी कैप्टिव पावर यूनिट्स हैं जो कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के हैं उनको भी गैस की सप्लाई नहीं दी जा रही सिंध और बलूचिस्तान में। अच्छा सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंप्रेसर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घरेलू सार्फिन को गैस तो नहीं मिल रही और कंप्रेसर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं सजा भी दी जा रही है, जुर्माना भी किया जा रहा है, ये सख्त एक्शन भी लिया जाता है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हैं, अब तक कितने लोगों को कुछ ऐसा किया गया है, कोई उनको सजा दी गई हो या छापे मारे गए हों या फिर वहां पर ये पकड़े जाने के बाद जो है जुर्माने किए गए हों? देखिए बेसिकली ये चीज चूंकि एक नई इमर्ज हुई है सरफेस पे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शन में। लेकिन देखें, हम अपनी कंपनी के जो अरकान है, जो हमारी टीम है, वो किसी घर में एंटर नहीं हो सकती चेक करने के लिए महज इस शक पे कि वहाँ गैस कंप्रेसर है। तो इसके लिए हमने ये कहा है और हमने अपने नंबर्स दिए हैं, जो हमारे 1199 हेल्पलाइन है हमारी, इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप है SSGC कनेक्ट के नाम से, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अपनी आइडेंटिटी क्लोज किए बगैर हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए होता क्या है कि पड़ोस में खवातीन का आना जाना होता है, उनकी नजर से ये चीज छुप नहीं सकती। और दूसरे हमारे माशरे में एक ये भी लोगों को शौक है कि वो शौकिया मानने का, जी मैंने तो ये लगवा लिया या तुम भी लगवा लो तो तुम्हारे यहाँ भी बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह के अच्छा सर, मारने दें उनको ताकि पकड़े जाएं। सॉरी, मैंने कहा अच्छा है, इस तरीके से तो पकड़े जाएंगे। जी मैं यही कह रहा हूँ। देखें अभी हमारे पास डेटा हमारे पास आया नहीं है इन चीजों का, लोग रिलक्टेंट हैं, लेकिन अल्लाह ने करी अगर हादसा बढ़ने शुरू हुए तो लोग अपनी प्रोटेक्शन में शायद लोगों को रिवील करेंगे कि वो इस तरह से जो है सर इनको आइडेंटिफाई ऐसे भी, सलमान साहब एक सवाल मेरा लास्ट आपसे ये, इनको आइडेंटिफाई ऐसे भी किया जा सकता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं अगर 10 घर एक साथ हैं, उनमें किसी एक घर में अगर कंप्रेसर लगा हुआ है और वहां का बिल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर उन सब घरों को गैस कम मिल रही है तो एक घर को गैस कैसे ज्यादा मिल रही है, उनके बिल में इजाफी चार्जेस कैसे आ गए, इसका मतलब है कि वो गैस ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से ये बात साबित हो सकती है कि उनके घर कंप्रेसर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कोई? ये चीज हमारी बिल्कुल, हमारी कंपनी इसी पैटर्न पे काम कर रही है, बट इट विल टेक सम टाइम क्योंकि बिलिंग होती है आफ्टर 30 डेज और उसमें बफर टाइम थोड़ा सा होता है। तो अभी जो एज ऑफ टुडे है हमारे पास जो हमारे यहाँ लोग देखे, बिकॉज हमारे पास 3 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो डायरेक्ट सिस्टम में चेक्स लगाए ना इसको कि इसकी कितनी अबनॉर्मल बिलिंग हो रही है, इसको जरा सा टाइम लगेगा इस चीज को पकड़ने में, और इस पे काम हो रहा है इस एंगल से। मैं सिर्फ समअप करते हुए आपको ये बताऊंगा कि ये जो न्यूसेंस जिसे हम नासूर कहते हैं गैस कंप्रेसर का, इसके लिए हमने हैशटैग भी कहा है कि गैस कंप्रेसर बम है।
ये उर्दू में कहा है और इंग्लिश में कहा है से नो टू गैस कंप्रेसर। और ये अंग्रेजी का एक हर्फ है आई फॉर इंटेग्रिटी, बट इन दिस केस आई डजंट स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी, अनफॉर्चुनेटली स्टैंड्स फॉर 3 कैचवर्ड्स। ये 3 कैचवर्ड्स हैं। वन इज आई फॉर इमोरल, इलीगल एंड इनसिक्योर। मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिया। इमोरल इस लिहाज से कि गैर माशरी है, आप अपने पड़ोसी की गैस खींचते रहते हो। इलीगल इस हिसाब से कि ये गैर माशरी है, और इनसिक्योर इससे कि इससे हादसात हो रहे हैं। ठीक है सर, इमोरल, इलीगल और इनसेक्सी हैशटैग के साथ सर हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे। आपने सबसे पहले पाकिस्तान में सलमान साहब हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इस अहम मौजू पर बात करना भी बहुत जरूरी था माया, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है कंप्रेसर। लाइक यू सेड ना शाहजेब के जैसे लोगों को सामने आने दें जो कह रहे होते हैं कि तुम भी लगवा लो, इस तरह कम से कम लोग और जो है डिस्क्लोज होंगे और सामने आएंगे। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि हम लोगों की अभी हमें डर लगता है, हमें हमारे हाथ कांपते, कैसे अपने मुल्क से आप चोरी कर सकते हो, कैसे किसी का हक मार सकते हो, तो और लोगों के अंदर ये खौफ क्यों नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, खौफ की तो भी बहुत सारी चीजें जिसको हमें जो है ख्याल करना पड़ेगा, और हमें वाकई बहुत सारी चीजों का डर भी है वाकई में। बिल्कुल डर भी है, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं कि मिनी बजट आया, उसके बाद बहुत महंगाई हुई, महंगाई होने के बाद चीजों की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया। और अगर हम देखें तो बच्चों के दूध से लेकर कई अशिया ऐसी हैं जो महंगी हो गई, और उसकी वजह से जितने भी अवाम हैं वो सिर्फ परेशान ही परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से जब महंगाई में इजाफा हो रहा है तो लोग कैसे परेशान होते जा रहे हैं, और बच्चों के हवाले से बहुत परेशान है। उनकी न्यूट्रिशन कैसे पूरी होंगी, उनकी जरूरियात कैसे पूरी होंगी, क्योंकि देखिए जो इस तरह दूध आता है या उनकी जो भी नशोनुमा के लिए चीजें होती हैं वो उनके लिए ऑलरेडी कंट्रोल करना, उनके लिए अफोर्ड करना और उनको बच्चों को अपने प्रोवाइड करना वो मुश्किल होता है। लेकिन अब जब प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी तो वो अपने बच्चों की बेसिक, यानी बच्चों की जो बिल्कुल जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी क्या बुनियाद रखी जा रही है। अवाम बहुत परेशान, तो हमने अवाम से सवालात किए, जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान ही बार बार कहते हैं कि खुराक की कमी है और जो लोग हैं मनफी असरात उन पर बच्चों पर खासतौर पर पड़ रहे हैं, तो इसी पर अवाम अब परेशान है, क्योंकि ये कहा गया था तो फिर जब चीजें महंगी कर दी जाएंगी, दूध ही महंगा कर दिया जाएगा तो गुजारा कैसे होगा। तो अवाम की क्या राय है और वो क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। बच्चों के ऊपर तो रहम करते हैं, बताएं बच्चों की चीजों पर तो दाम ना बढ़ाएं, बच्चों के दूध पर तो दाम ना बढ़ाएं, बच्चों तक को इनका ख्याल नहीं है। कम से कम दूध पे बच्चों के लिए जो है हुकूमत को पैसे कम करने चाहिए। इस तरह जो है अगर बढ़ाते रहे तो जो गरीब आवाम है वो किस तरह सर्वाइव करेगी। यहाँ पे दूध जो है ना महंगा हुआ है 40-50 रुपये, काइंडली उसको जो है ना वो कम करते हैं, क्योंकि हम पे रहम नहीं करते तो बच्चों पे तो रहम करते हैं। दूध इतना महंगा मिलेगा जो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सके। अब हम अपने घर के बिजली के बिल पे करें, घर के कागजात पूरे करें, घर का खाना पूरा करें, मेडिकल पूरी करें या बच्चों का दूध पूरा करें। से मेरा सिर्फ ये एक सवाल है कि ये दूध इतना महंगा कर दिया है, मुझे ये भी बताएं ना, बच्चों को तो छोड़ दें यार, बच्चे को हम क्या पिलाएं। दूध एक महीने में 50 से 60 रुपए ऊपर हो गया है। अब आप ही मुझे बताएं कि हम बच्चों को क्या पिलाएं, कोई अल्टरनेट बताएं, कोई ऑप्शन बताएं। के हवाले से तो फिर यही है कि हम तो जिन लोगों ने महंगाई की है हम तो उन्हीं से कहेंगे कि बच्चों का ख्याल करें। जाहिर है कि हर किसी के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है कि आप एकदम से इतने 60 रुपये 50 रुपये बढ़ा दें। कोई भी बजट आता है वो आवाम के लिए नहीं होता। ये मिनी बजट आए ये तो आप देख लीजिए, तो हर रोज़ ही हम तो ये समझते हैं कि रोज़ाना का बजट है। जी हाँ, मेरी भी बहू है, बच्चे हैं उनके भी, और अचानक से इतना इन्होंने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। आप बताइए कि कहाँ से ये बच्चों के लिए दूध वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, कहाँ कैसे करेंगे, जबकि हमारे मतलब मुतवस्सित लोगों में ज़्यादा लोग तो कमाते नहीं, इक्का दुक्का ही कमाते होंगे, लेकिन इतने बड़े कुंबे का खर्चा ना उठाना बहुत मुश्किल है। यह है कि अब हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए, मगर वो नज़रसानी करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो वालिदैन थे वो कहते, वो आपने सुना कि किस तरीके से जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उनके लिए बच्चों के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी मामले पर आज हमें बात करनी है, वाकई में शाहजेब बात करनी है। और जिस तरह का था बच्चों को तो छोड़ दें, मतलब इतना मुझे लगी वो जाके बात दिल पे, बच्चों को तो छोड़ दें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर
बिल्कुल, आज हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने सबसे बड़े पाकिस्तान में पीडियाट्रिशियन एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स एंड डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक है। डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से हम ये रिपोर्ट भी देख रहे थे, वालिदैन परेशान हैं और बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं, कुछ बच्चे रिलाई ही इस पर कर रहे होते हैं कि खुश दूध उनको दिया जा रहा होता है और उसी तरीके से उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है। जब ये महंगा होगा तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं इसके, किस तरीके से बच्चों का गुजारा होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रो माँ का दूध, ठीक है? तो माँ का दूध, मुझे पहले यही चीज बोलनी, माँ का दूध सबसे बेहतर है, ठीक है? और आपको बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। मगर मुझे भी समझ में आती, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चंद माएँ जो माँ का दूध नहीं पिला सकती है, मेडिकल रीजन या कुछ और इम्पोर्टेंट रीजन है जो नहीं पिला सकती। जो हमारी मेरी क्लिनिक में आती है वो उन लोगों के पास पैसे हैं तो वो तो खरीद लेंगे, दे वोंट बी अफेक्टेड। मगर जो गरीब पेशेंट्स में देखती हूँ, ठीक है, उनमें जब वो आते हैं ना, वो शुरू में दूध को डाइल्यूट करते हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए, ठीक है? सो दे डोंट इवन मेक इट, वो सही से बनाते नहीं है और फिर वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा कमजोर क्यों है, वो वेट ऑन क्यों नहीं कर रहा है, ये इम्यूनाइजेशन इतनी खराब क्यों है, उसको फौरन बुखार हो जाता है। हाँ, ये सारे क्योंकि बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। और शुरू से चंद सोसाइटीज में वो ग्रीन टी दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं, या 4 महीने से पहले खाना शुरू खिला दे देते हैं, ठीक है? दीज आर ऑल वेरी डेंजरस थिंग्स। तो जब ये फॉर्मूला मिल्क, अगेन माँ का दूध सबसे बेहतर है, मगर इफ यू हैव टू, इफ द फॉर्मूला मिल्क गोज अप द प्राइस, तो ये चीजें ज्यादा खराब हो जाएंगी। वी आर गोइंग टू सी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, सो इट्स वेरी वेरी सीरियस, वी नीड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है। तो जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहबा के 4 माह से ही खिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए। तो अगर मैं 3 माह से 9 माह की बच्चों की बात करूं, जो बिल्कुल ही बेसिक होता है उनका, कि उनके पेट में क्या जा रहा है, उनके जिस्म में क्या जा रहा है, क्या ताकत बन रहा है, क्या कमजोरी बन रहा है, तो 3 से 9 माह के बच्चों को कितना औंस दूध लेना और देना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग टू क्लैरिफाई, 6 महीने से पहले हम खाना नहीं देते, सिर्फ कभी कभार 4 महीने के बाद अगर बच्चे की कोई बीमारी है तो हम दे सकते हैं, वरना 6 महीने से पहले खाना नहीं, ठीक है? दूध जो लेते हैं इज बेस्ड ऑन योर चाइल्ड्स वेट, तो आपके बच्चे के वजन पर जाती है, ठीक है? तो वी बेसिकली कैलकुलेटेड एज बेसिकली 100 ml पर किलो। अच्छा, 100 ml पर किलो, यानी कि बच्चा जितने किलो का होगा उतना ही उसका ml होगा 1। अगर 1 ml है तो 1 किलो, ऐसे ही है? 100 ml, 100 ml और 1 ml, उल्टी हो गई मेरी। So basically we basically calculated based on that, and फिर हम क्या देखते हैं, उसमें कैलोरीज भी आ जाते हैं, उसमें कैलोरीज भी आ जाते हैं, all automatically calculated in there। और अगर आपका बच्चा इससे ज्यादा दूध ले रहा है based on the weight, then आपका बच्चा sufficiently दूध ले रहा है। मगर ये भी याद रखना कि शुरू में अभी भी लोग पानी नहीं पी सकते, हमारी जो ह्यूमन राइट है ना टू हैव अवेलेबल क्लीन वाटर, वो हमारे पास नहीं है, तो ये लोग उनको बॉटल वाटर खरीदनी होती है बच्चों के लिए, ठीक है? अब ये भी नहीं कर सकते, कंटामिनेटेड आप पानी भी उनको नहीं दे सकते, वो उबालने का वो सिस्टम ही नहीं रहा, क्योंकि इस तरफ ही आ रहे हैं डॉक्टर साहिबा। जो हम आज बेसिकली बात करना चाह रहे हैं वो यही है कि ये तमाम जरूरियात हैं बच्चों की हैं, जिसमें खुश्क दूध है, ये जैसे कि आप पानी का जिक्र कर रही हैं कि उनको मिनरल वाटर देना पड़ता है, कि आपकी मजबूरी है और आपके पास कोई पानी बॉटल वाटर, इट्स नॉट मिनरल वाटर, बॉटल वाटर, वही मिनरल वाटर नहीं है, नहीं बॉटल वाटर है। अच्छा, तो इन सारी चीजों में एज अ डॉक्टर जब आप डील करती हैं मुख्तलिफ वालिदैन के साथ भी, बच्चे भी आपके पास आते होंगे, तो वो महंगाई से आपको क्या लगता है कितने इफेक्ट हुए हैं कि जब हम देख रहे हैं कि अब चीजें मुख्तलिफ चीजें जो है बढ़ती जा रही है और हजारों की तादाद में जो चीजें हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो भी इफेक्ट होते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो आपको अल्टरनेटिव्स पे जाना पड़ता है? या इट्स गोइंग टू गेट वर्स, थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स, और बुरा हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि, मैं फिर से बोल रही हूँ, माँ का दूध सबसे बेहतर, अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो फॉर्मूला दूध, ठीक है? मगर अब क्या होगा, लोग रेगुलर मिल्क देने शुरू कर देंगे, खुला दूध देने शुरू कर देंगे। इसके अंदर द कंसिस्टेंसी इज नॉट करेक्ट फॉर द चाइल्ड स्टमक एंड फॉर द चाइल्ड, खुला दूध जो है बच्चे की नशोमा और सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और रेगुलर दूध भी नहीं है, रेगुलर दूध भी नहीं है। 1 साल के कम उम्र के बच्चे को रेगुलर दूध नहीं देना चाहिए, या माँ का या फिर फॉर्मूला, पहले माँ का फिर फॉर्मूला। तो ये समझ लें कि डॉक्टर साहब इसको क्या कह रही हैं, वरना बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है और बहुत बीमार हो जाता है। तो इसलिए अंडर 1 year इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो आइदर
माँ का दूध, अगर माँ का दूध पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो फिर फॉर्मूला, मगर सही से बने हुए साफ पानी उसको के साथ। मतलब पतला ना कर दे, ये ज्यादा दिन चलाना है उसको तो पतला ना कर दे, क्योंकि उसका अगर बताया है कि जी 2 चमचे है आधे बोतल में, तो वो 2 चमचों में उस बच्चे की नशोनुमा के लिए जो जरूरी चीजें वही है ना। यानी कि उसको पतला ना करके यही डाल दो, वो भी तो दूध ही है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है मेरे पेशेंट्स के साथ, वो डालते हैं और देखते कि बन गया ठीक है, दे दो। वो पढ़ नहीं सकते ना, तो कभी कभार पढ़ नहीं सकते कि फॉर्मूले पर क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। को बहुत दिया है तो वो भांजों को तो मुझे एग्जैक्टली याद है कि नहीं, जितना लिखा है उतना ही दो, उसमें वो ही जरूरी होता है। एंड अनदर थिंग from my side, in a perfect world, हमारी जो government should be focusing on supporting mothers to breastfeed. एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ताकि ये लोग माँ का दूध दे सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट फीड, माँ को दूध देने की जगह होनी चाहिए या पंपिंग की जगह होनी चाहिए, ये वाली चीजें सपोर्ट करनी चाहिए। डॉक्टर साहब वक्त भी भाग रहा है, मुझे बहुत जरूरी सवाल करना है जो अभी आपने कहा ना, उससे सवाल ये आया कि अब आप मुझे बात बताइए कि इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि माँ का दूध मतलब माँ के अंदर अच्छी ग़िज़ा, माँ का सेहतमंद होना। माँ का सेहतमंद होना तब होगा जब वो अच्छा खाएगी, जब वो अफोर्ड कर सकेगी, बिकॉज वो बेसिक्स अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो अच्छा कहाँ से अफोर्ड करेगी। सो मेरा पॉइंट है कि इस महंगाई का उन लोगों पर इतना असर पड़ा है जो बेसिकली दूध भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, माँ का खाना तो दूर की बात। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप पर इस महंगाई का असर कितना पड़ गया? मत पूछो नहीं, हम पूछना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। आपके पास आते होंगे लोग, डॉक्टर साहब कहाँ से करें अफोर्ड, कैसे करें अफोर्ड, इतना एक्सपेंसिव है, कैसे लें? हाँ, मगर वही तो बोल रही हो ना, वो डाइल्यूट कर रहे हैं दूध को, खाना सही से नहीं खा। शुरू में ये लोग खाना सही से नहीं खा रहे, माँ खाना सही से मदर हेल्थ के लिए, जैसे कि माया क्वेश्चन करें कि मदर हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा अच्छी रखे, जब इसी तरीके से बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या हो जो अब हम अपनी महंगाई अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ इवन विद द मदर, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। रेनबो कलर देखते हैं, तो अगर आज पीला का दिन है तो आप सारे सब्जी फल सारे जो खाना जो पीले रंग के होते हैं, दोनों माँ और बच्चे के लिए सर्च इट आउट। तो जस्ट डू अ रेनबो कलर हर दिन, ताकि आप अच्छी चीजें सर्च करें। और आपको फल सब्जी और थोड़ा सा गोश्त, ज्यादा गोश्त नहीं, फल सब्जी थोड़ा सा गोश्त। और जब माँ बच्चे होने के बाद उनको वो प्रीनेटल विटामिन जो होती है ना, जब तक वो माँ का दूध दे रही है उनको प्रीनेटल विटामिन लेना चाहिए। अच्छा, जब तक तो अगर आपको नहीं ले रहे हो आप अभी तक, आपको नहीं आइडिया, तो अभी डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया तो उस पर आप डॉक्टर को जाके बोलो कि मुझे डॉक्टर साहबा का हमने सुना सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमको चाहिए विटामिन, है ना, ऐसा ही है ना? तो जो प्रीनेटल विटामिन जो प्रेगनेंसी के दरमियान उनको मिला है, मगर उससे सबसे ज्यादा बेहतर है सही से खाना। कब के बार चंद कल्चर्स पाकिस्तान में है जो माँ को ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं पियो, वो नहीं पियो, सब खाओ, सब। मगर जो आप समझते हैं कि दिस इज हेल्दी खाना, there's no special formula, डंप नहीं करो फास्ट फूड, बट हेल्दी खाओ, सही से खाना, हेल्दी खाओ, ताजा खाना, फ्रेश बना हुआ घर में खाओ। हाँ, ठीक है। मेरे पास जो मम्स और बच्चे आते हैं वो पूछते हैं हम क्या खिलाएं। हमारे पास वो है वेरी लकी, पाकिस्तान में इतनी वैरायटी है और हमारी जो फल और सब्जी है बहुत मजेदार है। ठीक है, गो सी व्हाट्स इन द मार्केट, सी व्हाट्स अफोर्डेबल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। खानम साहिबा, आज आपकी बात से हमने यही अखज़ किया है कि जो भी मार्केट में चीज अवेलेबल है उससे फायदा उठाएं, लेकिन मसला डॉक्टर साहबा यही है कि जब मार्केट में जाते हैं तो हमारी जेब परेशान हो जाती है, इतनी महंगी हमें चीजें मिलती हैं, चाहे वो सब्जी की बात करें, फल की बात करें, जो कि बुनियादी जरूरत है हम सब के लिए। फल खाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद जब हम मार्केट में रेट्स देखते हैं तो लोग बड़े परेशान होते हैं। खैर डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान में आई और इस मामले पर, इस अहम मामले पर बात की। खैर यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेंगे और शुक्रिया के साथ, और ये साथ साथ याद रखिएगा, पहले माँ का दूध और उसके बाद अगर चाहिए तो फॉर्मूला दूध, लेकिन उसके लिए आपको जिम्मेदार माँ और जिम्मेदार फैमिली होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ जिम्मेदार व्यूअर भी, बिकॉज इस वक्फे के बाद हम अभी वापस आ रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और मैं आप लोगों का कर रहे थे इंतजार और कर रहे थे बहुत सारी बातें कि भाई शादियां कितनी आ रही हैं और कितनी शादियां कर रहे हैं लोग, और रोज शादियां हो रही हैं। खैर कभी कहीं से इनविटेशन आता है, कभी गई होती हैं और अभी निदा के भाई की थी ना तो वहाँ पे तो ये शादियों का सीजन चल रहा है। लेकिन शादियों में आज जो बहुत आप लोग खूबसूरत डेकोरेशन देखते हैं और उस डेकोरेशन के पीछे कौन होता है, किस तरीके से प्लानिंग होती है, इवेंट प्लानिंग कैसे होती है, क्योंकि आजकल डेकोरेशन भी इतनी खूबसूरत किस्म की हो रही है। डांस के स्टेजेस बनते हैं, उसके ऊपर डेकोरेशन होती है, फ्लोर्स बनते हैं बाकायदा, और बहुत प्यारी प्यारी, हम चाहे मेहंदी का फंक्शन हो, शादी का हो या रिसेप्शन का हो, तो ये जो इवेंट प्लानिंग होती है, जो डेकोरेशन होती है, आजकल जो ट्रेंड आया है ना ओपन एयर वेडिंग का, वही बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। और हर तरह की जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कलर्स का थीम होती है। अच्छा जी, कोई ना कोई आपने थीम क्या रखी है, आपने देसी रखी है, आपने गोरी रखी है, आपने जो है वो ट्रेडिशनल रखी है, या कहीं और का आपने ट्रेडिशनल। अब ये सब थीम्स का हिस्सा बनना शुरू हो गया, लेकिन लोगों के बजट से बहुत बाहर होता है। लोगों को समझ नहीं आता शाज़ेब कैसे अफोर्ड करें, कैसे अफोर्ड ना करें। और ये इवेंट प्लानिंग में हम मुख्तलिफ खवातीन को अब देख रहे हैं जो आगे आ रही हैं, बड़ी यंग लड़कियां इसमें आगे आ रही हैं और वो इवेंट प्लानिंग करती हैं। और आपका जो बजट होता है उसके अंदर इवेंट प्लान करना, उसके अंदर डेकोरेशन करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक ऐसी लड़की है जिसको आप जितना बजट बताएं वो उतनी प्लानिंग कर देती है। Are you serious? वरना तो इतने बड़े ज्यादा इंसान सोचता है अच्छा ये तो बहुत ही महंगा होगा, कैसे करेंगे, लेकिन वाकई में अगर ऐसे कोई है इवेंट तो हम उनसे मुलाकात कराते हैं। हमें ज्वाइन किया है शो में इवेंट प्लानर ईशा ने। ईशा कैसी हैं आप? ठीक है, खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ईशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ट्रेंड चल रहा है शादियों का आजकल? जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या डिमांड्स करते हैं, किस किस्म की प्लानिंग उनको चाहिए होती है, इवेंट की डेकोरेशन कैसी चाहिए होती है? अच्छा, ट्रेंड्स तो जो चल रहे हैं, उसके अलावा जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कुछ यूनिक हो, कुछ डिफरेंट हो, यानी कि जो किसी ने पहले ना किया। तो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक एंड एवरीथिंग इज अ ट्रेंड नाउअडेज। ठीक है, तो अब जैसे कि अभी मैं कल ही एक वेडिंग देख रही थी, इट वाज अ रिसेप्शन, लेकिन इट वाज टोटली डिफरेंट। कोई जैसे कि एक बर्थडे पार्टी या कोई पार्टी इवेंट ज़्यादा लग रहा था और वो वेडिंग रिसेप्शन कम लग रहा था, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू। ये किसी सेलिब्रिटी ने, सबूर अली ने और इन्होंने ही किया था, तो बस उनको यूनिक करने के लिए, उसको डिफरेंट करने के लिए उन्होंने बिल्कुल उसे पार्टी थीम दिया हुआ था। तो मैं यही कहती कि आजकल ट्रेंड वो है जो यूनिक है, जो किसी ने पहले नहीं किया, एक के बाद दूसरा। और जब एक क्लाइंट आता है तो वो आके कहता है कि कुछ जो बिल्कुल डिफरेंट हो, अब वो चाहे बहुत हैवी हो या बहुत लाइट हो या जैसा हो, बस किसी और ने ना किया हो। ये आजकल ट्रेंड्स हैं। बिल्कुल ईशा, एक्चुअली मुझे शाज़ेब भी बता रहे थे कि वाकई में आपका एक और भी कमाल है कि आपको अगर कोई बजट दे दिया जाए तो आप उसके हिसाब से उसको जो है इवेंट डिज़ाइन कर देती हैं। लेकिन अगर किसी का बजट बहुत ही कम हो और ऐसा कोई चैलेंज आया हो तो उस सूरत में आप उनको इवेंट कैसे डिज़ाइन करके देती हैं? अच्छा, अगर बहुत ही लेस हो, आपको पता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत एक्सीड भी किया जा सकता है और बहुत मिनिमम पे भी आया जा सकता है। बिल्कुल, बस ये है कि आपका है ही नहीं कोई हद। हाँ, कोई हद नहीं है कि आप कितना भी पैसा लगा लो शादी पे। ठीक है, अब कितना भी हैवी कर लो डेकोर को या कितना भी लाइट कर लो, तो जब मुझे कोई बजट देता है तो मैं उससे फिर उस लिहाज से दिखाती हूँ कि यार ये डेकोर हो सकता है या ये नहीं हो सकता या ऐसे हो सकता है, कितना मिनिमम पे आ सकते हैं, कितना बजट के हिसाब से आप उसको ऑप्शंस दिखाती हैं, सर्विसेज दिखाती हैं। एग्जैक्टली, ऑप्शंस उस हिसाब से दिखाती हैं। तो ईशा ये उस हिसाब से करती हैं। तो ये जो सारी थीम्स होती हैं, सब डिजाइनिंग होती है, या आपने कहीं से सीखी, किस तरीके से आपको आई, या आप कोई फॉलो करती हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रेंड्स देखती हैं, फिर उसको आप सोचती हैं कि भाई यहाँ पर ये आइडियाज पे काम हो सकता है। तो ये सब थीम्स कैसे तैयार होती हैं, सब आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आप ये डिसाइड करती हैं कि भाई इस शादी पे मुझे इस तरह से डिजाइन करना है पूरा इवेंट? अच्छा, बेसिकली जब मैं किसी क्लाइंट को डील करती हूँ या मैं कोई किसी के लिए कुछ प्लान करती हूँ, सबसे पहले तो मैं उसका माइंड डील करती हूँ ना, कि मैं उससे एक मीटिंग करती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि वो क्या चाह रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि असल आफ्टर ऑल वो उसकी वेडिंग है या उसका वो इवेंट है, क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। मुझे वो कैसा लग रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि उसको कैसा लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये डील करती हूँ, उसको डील करती हूँ कि वो क्या चाह रहा है या वो कैसा इवेंट चाह रहा है, और उसके बाद फिर मैं उसके हिसाब से आइडियाज़ निकालना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक थीम दूसरे से डिफरेंट होता है, कस्टमाइज होता है। फिर आइडियाज़, ये इंटरनेशनल ट्रेंड्स आप देख लें, फिर आप पिनिंटरेस्ट पे देख लें, कहीं पे भी आप आइडियाज़ देख लें, अपने माइंड से देख लें, और जहाँ से भी देख के आपने बस उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है जो आपको वो 1.5 घंटे 2 घंटे जो आपने उसका मीटिंग किया उसमें आपको आइडिया हुआ है कि उसको ये चीज़ चाहिए, उस क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए। अच्छा,
अच्छा ईशा, एक बात बताइए, और आपको मैं देख भी रही हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, और जाहिर है लड़कियां जो हैं वो जब इस तरह शाज़ेबी कहते हैं हर फील्ड में आ रही हैं, और इस तरह वेडिंग प्लानिंग या इवेंट प्लानिंग में भी आ रही हैं, उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं, हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, हर टाइप के लोगों का सामना करना पड़ता है। कभी कोई चैलेंज आया काम करने के बीच में कि अच्छा जी कोई काम कराते कराते फ्री भी हो रहा हो, कभी डांटना ही पड़ता है, कभी लाइटमैन ने काम सही नहीं किया, कभी स्टेज बनाने ने काम चैलेंज आया हो कि मतलब जैसे कि आपने उसको फिर कैसे फेस किया हो, प्लीज डू टेल अस। चैलेंजेस अच्छे, हर इवेंट एक चैलेंज है, ट्रस्ट मी, हर इवेंट चैलेंज है। इतने अब आप देखें, आप लोग अपनी कोई फैमिली इवेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वंस इन अ वाइल, तो उसमें भी कोई चीज़ भूल गई, कुछ रह गया, कुछ टूट गया, लास्ट मोमेंट इश्यूज हो गए, तो हमारा तो ये डेली का काम है ना, तो डेली it's full of challenges, but at the end you have to deal with them, you have to make sure you're not panicking। तो बस ये है कि आपको अपने आप को नॉर्मल रखना पड़ता है, बैकअप ऑप्शंस रखने पड़ते हैं कि अगर ये नहीं तो ये कैसे, या अगर एक चीज़ है कि एक क्लाइंट ने कोई डिमांड किया है कोई चीज़ फॉर एग्जांपल, अगर तो आप उसको प्रोवाइड कर दें तो बेस्ट है किसी भी तरह। ये हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर अगर आपने ये चीज़ ऑर्डर की थी, वो चीज़ टूट गई, या वो चीज़ ख़राब हो गई, या वो लेट हो गई, कुछ भी इशू हो गया, तो आपने अपने क्लाइंट को कैसे मनाना है कि वो दूसरी चीज़ पे जो है दूसरी चीज़ पे आ जाए, या वो ये मान जाए कि हाँ ये बेटर रहेगा, तो वो आपको बेसिकली टैकल करना होता है, उसके माइंड को टैकल करना। क्योंकि अगर आप उसके साथ 1 महीना 2 महीना 6 महीने आप डील कर रहे हैं, आपको आइडिया हो रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आपको बस टैकल करना आना चाहिए और अपने आप को बस पैनिक नहीं करना। वो तो लगता है ना कभी ईशा के क्लाइंट जो है वो किसी बात पे अग्री हो, लेकिन वो ऑन स्पॉट जाके ऑन द इवेंट हो गए, नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था, और उस वक्त आपको फौरन कुछ और रेडी करना पड़ा हो, और क्योंकि वो क्लाइंट है एंड क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, ये हमेशा एग्जैक्टली द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। अब करते हैं डेली की बिल्कुल हम बात करते हैं डेली कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और हर चीज की चीज जो है वो कीमत बढ़ती जा रही है। तो जब आप इवेंट प्लान करती हैं, हम कुछ दिनों पहले हमने एक सेगमेंट भी किया था कि एक शादी के ऊपर कितना खर्चा आता है जब शादी के पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप कोई इवेंट पूरा प्लान करती हैं, फर्ज करें वो एक शादी का है, तो उस पर तकरीबन कम से कम खर्चा कितना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो खैर आप जैसे बता रही हैं आप जितनी मर्जी आप लिमिट ले जाएं, लेकिन कम से कम एक रिक्वायरमेंट कितनी होती है किसी एक नॉर्मल इवेंट को प्लान करने के लिए? अगर तो ये कोई मतलब स्मॉल लेवल इवेंट है ना, फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट है या एक बर्थडे पार्टी है, तो आई थिंक 20 इज़ इनफ। लेकिन अगर कोई वेडिंग है प्रॉपर, क्योंकि हर चीज़ है ना, उसको आप में हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, केटरिंग आ जाती है, ठीक है, उसमें आपकी कटलरी आ जाती है, डेकोर आ जाता है, स्टेज आ जाता है, डीजे आ जाता है, तो वो हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा करके ऑब्वियसली बजट एक बनता है। तो आई थिंक मिनिमम भी अगर आप किसी नॉर्मल से नॉर्मल इवेंट में जाएं तो 150-200 का आपको बजट अपने माइंड में रखना चाहिए। वो भी अगर आपके गेस्ट कम हो, तो जिस हिसाब से आपके गेस्ट ज़्यादा होंगे उस हिसाब से आपका जो है ना पर हेड भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसकी भी कोई मतलब लेवल नहीं है कि कितना मिनिमम भी कर सकते हैं और कितना एक्सीड भी कर सकते हैं। और आजकल तो बिल्कुल ही कोई नहीं है ना कि एक दिन फ्लावर का ये रेट है तो कल दिन कोई और रेट हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो आप आप देखिए वैसे भी तो बढ़ रहे हैं ना, आए दिन चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। आप बाय प्रोफेशन करती क्या हैं? आपने ये प्रोफेशन चुना क्यों? क्यों चुना? Basically when I was 19 to 2.5 years back, तो I used to decorate minimum events at my home। तो मैं ऐसे ही स्नैपचैट स्टोरीज आप लगाते हैं, मतलब आप कुछ डेकोरेट किया आपने घर में, कोई एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे आ गई, समथिंग लाइक दैट, तो मैंने ऐसे ही स्टोरीज लगा देनी। तो मुझे फिर मेरे फ्रेंड्स थी और वो सब देखती होती थी, तो मुझे कहती थी कि मतलब तुम कुछ सीख रही हो या तुम कुछ कर रही हो। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि इफ़ यू डू दैट फॉर मी आई विल पे यू फॉर इट। और ये उस वक्त ये और भी कोई 3 साल पुरानी बात है। तो मैं सोचती कि अच्छा आई कैन गेट पेड फॉर दैट, ये तो मतलब फ़न है मेरे लिए। और तब इतने ट्रेंड्स भी नहीं थे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है ना कि आप मिनिमम इवेंट्स भी, हाफ बर्थडेज भी लोग कर रहे हैं तो आप डेकोरेट करते हैं, लेकिन तब नहीं थे। तो उसने मुझे इस तरह कहा तो आई सेड नो टू हर कि नहीं यार मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अभी। तो लेकिन लेटर ऑन फिर मेरी मामा से भी मेरी डिस्कशन हुई, मामा ने कहा व्हाई डोंट यू मेक अ पेज। तो फिर मैंने पेज बनाया और फिर वो माशाल्लाह एक से दूसरे को रेफर किया, तीसरे को, फिर वो ऐसा ग्रो और अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मतलब बेसिक स्टार्ट किया। सबसे बड़ा जो मार्केटिंग का जो वो है ना टूल, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ, द रेफरल।
तो वो जो है ना, जब आप एक दूसरे से देखते हैं, आप किसी को करवाते हैं और कोई देखता है और शेयर करता है, और आज आप हमारे सामने शेयर करते करते आ गई, तो मैं भी अब कुछ शेयर कर लूँ आपके साथ। तो वही वो हमारे मतलब बहुत ही प्यारे मतलब भाई, मतलब शायद मतलब इनकी इंशाल्लाह इनकी तकरीबात होने वाली हैं खैर से, तो वो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा ईशा? मतलब अगर मैं मतलब अपने भाई की शादी की थोड़ी तैयारियां करवाऊं तो मतलब जी, क्या कहती हैं आप? आज ऑन थोड़ी मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा हमें, क्योंकि वैसे आपको बात बताऊं, मेरी ढोलकी के लिए यही प्लान कर रही हैं। अच्छा, तो बस तो डिस्काउंट भी होना चाहिए ना फिर ईशा। सीधी बातें होंगी, हम मुझे तो इसने इनवाइट इसलिए क्योंकि मैं ढोल बजाती हूँ, ऐसे कि मैं मैंने तारीफें भी की हैं कि ईशा बड़ी अच्छी प्लानिंग करती है, तो आप आके देखिएगा कि वो क्या पूरा सजाती हैं, किस तरीके से सजाती हैं। आप तो बिल्कुल इवेंट करवा भी चुके हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और ईशा हमारे घर के और भी इवेंट्स करा चुकी है ईशा, क्योंकि मुझे ईशा की बात ये अच्छी लगती है कि ईशा को आप जितना बजट बताते हैं उसके हिसाब से आपको पूरा इवेंट प्लान करके दे देती है। तो ईशा, मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप ये पूरा काम कर रही हैं और इसमें सारे खर्चे भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर रही हैं, आगे आपके क्या प्लान्स हैं? कुछ बड़े इवेंट्स की तरफ जाना है आपने, शादियों से भी आगे निकलना है कि इसी करियर को परस्यू करना है? अभी तो खैर ह्यूज लेवल वेडिंग्स पे ही जाऊंगी। नेक्स्ट मेरा जो स्टेप होगा वो ज़्यादा ह्यूज वेडिंग्स पे जाऊंगी, क्योंकि वेडिंग्स तो अब मैं प्लान कर रही हूँ ना, और मतलब 1-1.5 साल से, तो अब मैं ये होगा कि ज़्यादा बड़े लेवल पे या बड़ी वेडिंग्स हो। उसके बाद इंशाल्लाह इन फ्यूचर कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हैं, वो भी लाइंड अप हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही है, तो इंशाल्लाह है प्लान तो सही। बिल्कुल ऐसा ही है, देयर इज नो शॉर्टकट। और ईशा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी उन तमाम लड़कियों को जो इन फील्ड्स में आने से थोड़ा सा घबराती भी हैं? ये भी उनको होता है कि भाई जब हम जाएंगे तो हमें लोगों का सामना भी करना है, यू नो, लाइट मैन भी है, तो वहाँ पर जो सेटिंग करने वाले लोग भी हैं, जो टेक्नीशियंस भी हैं, आपने उन टेक्निकल लोगों के साथ भी डील करना है, उनको उन्हीं की तरह करना पड़ता है। तो ये तमाम चैलेंजेस देखते हुए आप लड़कियों को क्या सजेशन देंगी? क्या वो इवेंट प्लानिंग में इजीली आ सकती हैं? अगर आ सकती हैं तो उनको किस तैयारी के साथ आना होगा? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपका पैशन होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका पैशन नहीं है और आप बस बाय द वे इस फील्ड में आगे, कोई जॉब नहीं है, तो आपने उसको ग्रो भी करना है। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपका पहले तो पैशन होना चाहिए, और अगर आप पैशन होता है तो फिर आप किसी भी चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं, और प्लस आपको थोड़ा सा लेबर के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, एक तो एज अ गर्ल भी, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ केसेस चल रहे हैं, हरासमेंट भी चल रही है, हर चीज़ चल रही है, तो अपने आप को देख के भी चलना पड़ता है आपको। हाँ, चलना पड़ता है एग्जैक्टली। तो एक तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रखना ही पड़ेगा, और साथ में अगर पैशन है तो फिर ऑब्वियसली आप चैलेंजेस को फेस करते हुए चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर परफेक्ट। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू एट द वेडिंग फॉर श्योर। अच्छी तैयारी करना, और हम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इवेंट प्लानिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ईशा हमारे साथ इवेंट प्लानर साथ थी, और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। आज हमने आपको सियासी मैदान की सैर कराई, आज हमने आपको खेल के मैदान की सैर कराई, हमने आपको शादी के मैदान की सैर भी करा, शादी के मैदान की भी सैर करा दी, और इंशाल्लाह शादी के मैदान में हम इनको और अभी को छोड़ देंगे, और साथ साथ आपको नहीं छोड़ेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और हम आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि याद रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। इन सब के लिए आपको काम करना पड़ता है, मे बी वर्क हार्ड और मे बी वर्क स्मार्ट। अपना रखिएगा ख्याल, होती है आपसे कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।